अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की उस आक्रामक टैरिफ नीति की जिसे अब तक दुनिया में आर्थिक दबाव का सबसे ताकतवर हथियार कहा जा रहा था। लेकिन कहते हैं ना कि अति का अंत होता ही है। कुछ ऐसा ही हो रहा है अब अमेरिका के साथ, क्योंकि जो टैरिफ बम ट्रंप की तरफ से फोड़ा गया था, अब उन्हीं के लिए, उन्हीं के देश के रक्षा सौदों के लिए ये कदम उल्टा साबित हो रहा है, ये उल्टा वार करने वाला हो रहा है। खासकर अमेरिका के सबसे महत्वाकांक्षी लड़ाकू विमान F-35 की अंतर्राष्ट्रीय बिक्री पर इसका सीधा असर दिखाई दे रहा है। पिछले कुछ सालों में अमेरिका ने टैरिफ को विदेशी नीति का मुख्य हथियार बना लिया। इसका इस्तेमाल वो केवल व्यापार संतुलन के लिए नहीं, बल्कि कूटनीतिक दबाव और सैन्य सौदों में भी कर रहा है। लेकिन अब स्थिति यह है कि कई देश जो कभी अमेरिकी F-35 की कतार में खड़े हुआ करते थे, या तो विकल्प तलाश रहे हैं या पूरी तरह से पीछे हट गए हैं। भारत, स्पेन, स्विट्जरलैंड जैसे बड़े बाजार इस सूची में शामिल हैं, जबकि कनाडा जैसे कुछ देश अपवाद बने हुए हैं। ये बदलाव केवल सैन्य रणनीति का परिणाम नहीं है, बल्कि ट्रंप की नीतियों के खिलाफ एक व्यापक वैश्विक प्रतिक्रिया भी है। स्पेन ने साफ कर दिया है कि वो अमेरिकी F-35 के बजाय यूरोपियन लड़ाकू विमान यूरोफाइटर, टाइफून और फ्यूचर कॉम्बैट एयर सिस्टम यानी FCAS को अपनाएगा। स्पेन के रक्षा मंत्रालय ने एयरबस, BAE सिस्टम्स और लियोनार्डो जैसे यूरोपियन कंपनियों के साथ साझेदारी को प्राथमिकता देने की घोषणा भी कर दी है। इस निर्णय के पीछे सिर्फ तकनीकी या आर्थिक कारण नहीं है, बल्कि राजनीतिक मतभेद भी है। दरअसल ट्रंप ने हाल ही में स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज पर नाटो रक्षा खर्च बढ़ाने का दबाव डाला और टैरिफ की धमकी दी। परिणाम, दोनों देशों के रिश्तों में खटास बढ़ी और स्पेन ने अपने रक्षा सौदों में अमेरिका से दूरी बना ली। स्विट्जरलैंड, जो पारंपरिक रूप से तटस्थ नीति और उच्च तकनीकी रक्षा क्षमताओं के लिए जाना जाता है, अब अमेरिकी F-35 डील से पीछे हटने की ओर अग्रसर है। ट्रंप प्रशासन ने स्विट्जरलैंड के कई उद्योगों पर 39%, 39% तक का टैरिफ लगाया। इस फैसले के बाद वहां के राजनीतिक गलियारों में तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली। संसद सदस्य बाल्थासर ग्लाटली ने तो यहां तक कह दिया कि जो देश हम पर आर्थिक हमला करेगा, उसे हम रक्षा सौदे का तोहफा क्यों दें। इस बयान से यह साफ हो जाता है कि आर्थिक हथियार के रूप में टैरिफ अमेरिका के लिए उल्टा असर डाल रहा है। अब बात भारत की कर लेते हैं। भारत, जो हमेशा से रक्षा सौदों में रणनीतिक संतुलन की नीति अपनाता रहा है, अब अमेरिकी दबाव से और दूर होता दिख रहा है। ट्रंप ने रूसी तेल खरीद को लेकर भारत पर 50% टैरिफ लगाने की धमकी दी थी। इसके बाद भारत ने अपने स्वदेशी लड़ाकू विमान कार्यक्रमों, जिसमें तेजस MK2 और MCA यानी एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट शामिल है, इन पर जोर देना शुरू कर दिया। साथ ही रूस के साथ साझेदारी में Su-57 जैसे 5वीं पीढ़ी के उन्नत लड़ाकू विमानों पर भी विचार तेज हो गया है। रक्षा विशेषज्ञ ये मान रहे हैं कि ये रुख न केवल भारत की आत्मनिर्भरता को मजबूती देगा, बल्कि अमेरिकी हथियार बाजार को भी बड़ा झटका पहुंचाएगा। भारत के लिए यह मौका है कि वो अपने घरेलू रक्षा उद्योग को मजबूत करे, हथियार निर्माण में तकनीकी बढ़त हासिल करे और आने वाले वर्षों में खुद को एक प्रमुख हथियार निर्यातक के रूप में स्थापित करे। हालांकि इस बात को पहले ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कह चुके हैं कि वो दिन दूर नहीं जब भारत दुनिया का प्रमुख हथियार निर्यातक देश के रूप में एक नई तस्वीर के साथ सामने होगा। कनाडा की अगर बात करते हैं तो इन सभी हलचलों के बीच अमेरिकी F-35 का सबसे बड़ा खरीदार फिलहाल कनाडा बना हुआ है। उसने 88 यानी 88 F-35 जेट खरीदने की अपनी योजना में अभी तक फिलहाल कोई बदलाव नहीं किया है। कनाडा का तर्क यह है कि F-35 यूरोपियन विकल्पों से सस्ता है और अधिक उन्नत है, जिससे उसके रक्षा बजट में बचत होगी। हालांकि इसमें भी देखिए पेच है, क्योंकि विशेषज्ञ ये मान रहे हैं कि अगर वैश्विक माहौल और तनाव बढ़ता है तो कनाडा का रुख भी बदल सकता है। तो ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी ने वैश्विक हथियार बाजार को दो हिस्सों में बांट दिया है। अमेरिकी हथियारों के समर्थक देश, जो तकनीक और पुराने समझौतों के कारण अमेरिका से जुड़े हैं,
विकल्प तलाशने वाले देश जो यूरोप, रूस या अपने घरेलू हथियार उद्योग की ओर रुख कर रहे हैं। यूरोप इस स्थिति का लाभ उठाकर अपनी रक्षा इंडस्ट्री को मजबूत कर रहा है और वहीं रूस और चीन को भी अप्रत्यक्ष रूप से फायदा हो रहा है क्योंकि अमेरिकी प्रभाव कमजोर होने से उनका बाजार बढ़ रहा है। भारत ने पहले भी विदेशी दबाव के बावजूद अपने रक्षा कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया। मौजूदा परिस्थितियां उसे और मजबूती दे रही हैं। तेजस, MK2 और एमका जैसे प्रोजेक्ट्स वायुसेना की जरूरतें पूरी करेंगे। इन सब के बीच HAL और DRDO जैसी संस्थाएं स्वदेशी तकनीक में नए आयाम जोड़ रही हैं। रूस के साथ साझेदारी से उच्च स्तरीय तकनीक का ट्रांसफर संभव है। ये न केवल भारत की सुरक्षा को आत्मनिर्भर बनाएगा बल्कि उसे अंतर्राष्ट्रीय रक्षा बाजार में एक मजबूत खिलाड़ी की पहचान भी देगा। डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ वॉर ने यह साबित कर दिया है, प्रमाणित कर दिया है कि आर्थिक दबाव हमेशा रणनीतिक लाभ नहीं देता है। जिस स्ट्रैटेजिकल माइलेज की सोच में डोनाल्ड ट्रंप ने ये टैरिफ बॉम्ब फोड़ा था, दरअसल इसका विस्फोट अब डोनाल्ड ट्रंप पर ही भारी पड़ रहा है। जब दुनिया के बड़े खरीदार ही अमेरिकी हथियार से दूरी बनाने लगे तो ये केवल रक्षा बाजार की नहीं बल्कि कूटनीतिक ताकत की भी हार होती है। भारत जैसे देश अब केवल हथियार खरीद कर नहीं बल्कि निर्माता और निर्यातक बनने की दिशा में तेजी से बढ़ रहे हैं और अगर ये रुझान जारी रहा तो आने वाले सालों में वैश्विक हथियार बाजार का संतुलन अमेरिका से हटकर नए केंद्रों की ओर शिफ्ट हो सकता है। तो अमेरिका का वार उसी पर उल्टा पड़ रहा है क्योंकि भारत ने जिस तरीके से कदम उठाया वो साफ तौर पर बता रहा है कि अपनी ताकत को पहचानने के लिए पहले आत्मनिर्भर बनना जरूरी होता है और भारत इसी दिशा में आगे निकल चुका है। भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे सैन्य तनाव के बीच हुए एक ऐसे अंतर्राष्ट्रीय खुलासे की जिसने पाकिस्तान को एक बार फिर से बेनकाब किया है। पाकिस्तान के आधिकारिक बयानों की साख पर यह खुलासा गहरे सवाल खड़े कर रहा है। दरअसल यह खुलासा किया है ब्रिटेन की प्रतिष्ठित डिफेंस टेक्नोलॉजी कंपनी मार्टिन बेकर ने, जो दुनिया के अधिकांश फाइटर जेट्स में लगने वाली इजेक्शन सीट्स की निर्माता कंपनी है। इजेक्शन सीट पायलट्स की जान बचाने वाला वो उपकरण होता है। ऐसी स्थिति में इस्तेमाल होता है जब विमान किसी दुर्घटना या हमले या तकनीकी खराबी का शिकार हो। पायलट को तुरंत बाहर निकलने के लिए इस तकनीक का इस्तेमाल करना होता है। इन सीटों की हर सफल इजेक्शन का रिकॉर्ड कंपनी अपने आधिकारिक डाटा, ऑफिशियल डाटा में दर्ज करती है और यही डाटा अब पाकिस्तान के हालिया बयानों को चुनौती देता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल हाल ही में भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलासा किया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के 5 फाइटर जेट और एक बड़ा सैन्य विमान जिसे कि पाकिस्तान की या वायु प्रणाली की आंख कहा जाता है वॉक्स को मार गिराया। ये कार्रवाई भारत के सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा और जवाबी हमले की रणनीति का हिस्सा थी। लेकिन हमेशा की तरह पाकिस्तान ने तुरंत इस दावे को खारिज करते हुए कहा कि उसके किसी भी सैन्य विमान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। वहां के रक्षा मंत्रालय ने इसे भारतीय प्रोपेगेंडा तक करार दे दिया और इस बीच अब ब्रिटिश कंपनी मार्टिन बेकर की सोशल मीडिया पोस्ट ने इस विवाद में नया मोड़ ला दिया है। कंपनी ने बताया कि उनकी इजेक्शन सीट्स की मदद से अब तक 7,794 यानी 7,794 पायलट्स की जान बचाई जा चुकी है। यह आंकड़ा कंपनी हर बार अपडेट करती है जब भी उनकी सीट से कोई पायलट सफलतापूर्वक इजेक्ट होता है तो यह आंकड़ा बढ़ता है। और दिलचस्प बात यह है कि पिछले अपडेट में यह संख्या जो 7,784 थी यानी हालिया घटनाओं में कम से कम 10 पायलट इजेक्ट हुए हैं। यही संख्या कई रक्षा विशेषज्ञों को इस ओर इशारा कर रही है, इस ओर संकेत दे रही है कि पाकिस्तान को हाल में विमान की हानि झेलनी पड़ी है, चाहे उसने इसे आधिकारिक रूप से स्वीकार न किया हो। पाकिस्तान की वायुसेना के बेड़े में कई प्रमुख लड़ाकू विमान शामिल हैं। JF-17 थंडर,
F-16 फाइटिंग फॉल्कन और मिराज वी रोज, इन सभी में मार्टिन बेकर की ही बनी इजेक्शन सीट्स लगी हुई हैं। यानी अगर कोई पाकिस्तानी विमान दुर्घटनाग्रस्त होता है और पायलट इजेक्ट होते हैं तो ये रिकॉर्ड कंपनी के वैश्विक आंकड़ों में दर्ज हो जाता है। लेकिन विमान के प्रकार, दुर्घटना की वजह और लोकेशन जैसी जानकारी सुरक्षा कारणों से सार्वजनिक नहीं की जाती। मार्टिन बेकर ने 16 अप्रैल को एक पोस्ट में स्पष्ट रूप से लिखा कि पाकिस्तान एयरफोर्स का एक मिराज वी रोज फाइटर जेट बिहारी के रत्ता टिब्बा इलाके में दुर्घटनाग्रस्त हुआ। इसमें सवार दोनों पायलट्स PRM-4 इजेक्शन सीट की मदद से सफलतापूर्वक बाहर निकल गए। इस घटना के बाद कंपनी ने बचाए गए पायलटों की कुल संख्या 7,784 से बढ़ाकर 7,794 यानी 7,794 कर दी है। सीधे 10 का इजाफा हुआ है, यहां पर देखिए। यानी सीधे तौर पर पाकिस्तान के हालिया विमान नुकसान का संकेत है, जिसे पाकिस्तान लगातार छिपाने की कोशिश कर रहा है। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद 23 अप्रैल को भारत ने सिंधु जल संधि को निलंबित करने का बड़ा और ऐतिहासिक फैसला लिया था। इसके अगले ही दिन पाकिस्तान ने अपनी आदत के मुताबिक भारत के खिलाफ सस्ते राजनीतिक स्टंट के तौर पर भारतीय विमानों के लिए अपना हवाई क्षेत्र बंद कर दिया था। लेकिन यह कदम पाकिस्तान के लिए खुद ही आर्थिक आत्मघाती साबित हो चुका है। पाकिस्तान संसद में शुक्रवार को पेश हुए आंकड़े साफ ये बता रहे हैं कि हवाई प्रतिबंध के कारण 24 अप्रैल से 30 जून 2025 के बीच पाकिस्तान 1,240 करोड़ पाकिस्तान रुपयों का नुकसान झेल चुका है। यह आंकड़ा पाकिस्तान की रक्षा मंत्रालय ने खुद स्वीकार किया है। पाकिस्तान की स्थिति तो कंगाली में आटा गीला जैसी हो गई है। दरअसल भारत ने सिंधु जल संधि को निलंबित करके पाकिस्तान को यह सख्त संदेश दिया था कि अब आतंकवाद और छल की कीमत उसे चुकानी पड़ेगी। यानी पानी के मोर्चे पर करारा झटका झेलने के बाद पाकिस्तान ने आकाश मार्ग पर पाबंदी लगाकर भारत को दबाव में लाने की कोशिश की। लेकिन नतीजा क्या हुआ? नतीजा यह हुआ कि दुनिया की एयरलाइनों ने उसके हवाई क्षेत्र से दूरी बना ली और अरबों का राजस्व डूब गया। भारत का पक्ष साफ है। पाकिस्तान के साथ सामान्य संबंध तभी संभव है जब वो आतंकवाद को पनाह देना बंद करे, सीमा पर घुसपैठ रोके और अंतर्राष्ट्रीय समझौतों का दुरुपयोग करना छोड़ दे। सिंधु जल संधि का निलंबन और उसके बाद की कूटनीतिक सख्ती ने पाकिस्तान को आर्थिक और राजनीतिक दोनों मोर्चों पर घुटनों पर ला दिया है। पाकिस्तान की यह आर्थिक चोट सिर्फ शुरुआत है। अगर इस्लामाबाद अपनी नीतियों में बदलाव नहीं करता तो भारत के हर मोर्चे पर सख्त कदम उसके लिए और भारी साबित होंगे। तो चाहे बात अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ बम की हो या फिर पाकिस्तान की इस चालबाजी की जब एयर स्पेस रोक दिया गया, दोनों ही तरफ से अपने लिए ही दोनों देश नुकसान कर बैठे हैं। भारत का नुकसान किसी भी हाल में नहीं हो रहा है क्योंकि भारत बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। भारत के पास 140 करोड़ भारतीयों की एकता की ताकत है और यही ताकत आने वाले वक्त में भारत को एक बार फिर से विश्व गुरु साबित करेगी।